हेलो ट्वेल्थीस। कुछ पेपर डिस्कस करते हैं ज़रा, क्योंकि हमारा प्री बोर्ड आ रहा है तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस टाइप के पैटर्न के, जो मतलब एक्चुअल पैटर्न तो मैंने पेपर का बता दिया था। अब कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे वो एक बार फटाफट देखते हैं हम इस वाले ट्यूटोरियल में। और ऐसे एक दो ट्यूटोरियल में फटाफट डालूंगा जिसके अंदर ना हम सेक्शन ए यानी पार्ट ए के अंदर सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, जिसमें 16 1 मार्कर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 मार्कर को कैसे डील करना है। बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कि 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से, यानी रिलेशन फंक्शन है यूनिवर्सिटी को। 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। 5 क्वेश्चन वेक्टर 3D से एक्सपेक्टेड है। 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से और 3 कैलकुलस से। यानी ये इस तरह से एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा पेपर बनेगा। ठीक है ना, मतलब कुछ आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज पैटर्न यही रहेगा, राइट। तो 3 3 और 9 और 5 14 और 2 16 क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। तो कुछ पेपर देखते हैं जिनमें हम ये 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और 1 मार्कर है तो डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका, फाइंड दी प्री इमेज ऑफ 10। ये क्वेश्चन फिलअप्स नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में मैं NVS का नवोदय विद्यालय स्कूल का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, तो इस पर फिलअप्स नहीं आएगा, ऐसा आएगा फाइंड दी प्री इमेज। तो आपको पता होगा y=fx जब भी फंक्शन होता है तो इसमें x को हम कहते हैं प्री इमेज और y को कहते हैं इमेज। तो वो कह रहा है प्री इमेज ऑफ 10 बताओ, यानी कि प्री इमेज मतलब y अगर 10 है, क्योंकि इमेज का उल्टा होता है प्री इमेज। तो अगर y 10 है तो इसकी प्री इमेज यानी x क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको x² + 1 को 10 के एक बार रख देते हैं। तो x² हमारा 9 आ गया, तो x की वैल्यू +-3 आ गई, क्योंकि x कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसकी प्री इमेज हो जाएगी 3 और -3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी प्री इमेज का जो सेट है वो ये बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और में, कि आपको यहाँ पे 4 to 5 और ऑप्शन मिलेंगी इस सेक्शन के अंदर आपको, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 5 एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1, 2 जो है, क्या ये कौन सा रिलेशन है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। पहली बात, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता तो उसमें 1 1 2 2 3 3 आते। तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 2 आ रहा है तो 2 1 आना चाहिए था। हाँ, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने ट्रांजिटिव का कंडीशन बताई थी कि अगर AB आता है तो ट्रांजिटिव होने के लिए BC और AC दोनों होने चाहिए, राइट। अगर AB और BC एलिमेंट होते हैं तो AC होगा, तभी उसको ट्रांजिटिव मानते हैं। बट साथ साथ एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर AB इज़ देयर और BC इज़ नॉट देयर, ये BC है ही नहीं, यानी ऐसे कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर नहीं बन रहा, देन ऑल्सो वी कैन टेक इट एज ए ट्रांजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन मानेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारे में ये एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 और 1 3। इसमें हम मिनिमम कितने एलिमेंट ऐड ऑन करें, मिनिमम, क्योंकि स्मॉलेस्ट कह रहा है ना, मिनिमम कितने एलिमेंट ऐड करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो क्या हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव तो ये यहीं बन गया, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। अब सिमेट्रिक के लिए 1 3 का रिवर्स 3 1 होना चाहिए, तो हमने इसमें 3 1 ऐड कर दिया और देखा कि 3 1 ऐड करने पे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी बनता है। तो हमने देखा कि 1 3 और 3 1 है, तो 1 1 होना चाहिए था, कॉन्जिक्यूटिव पेयर के लिए है यहाँ पे बैठा, और 3 1 और 1 3 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, 3 3 होना चाहिए है। यानी इसमें सिर्फ मुझे 3 1 ऐड ऑन करते ही ये जो रिलेशन बन जाएगा ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बन रहा है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। तो कह रहा है राइट दी ऑर्डर पेयर टू बी एडेड, तो कहेंगे ओनली 3 1 टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलते हैं कैलकुलस पे। देखिए ये कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया, तो बहुत इजी है। हम 4 को LCM लेके ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4dx अपॉन 2² + x² और x² + a² का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक चीज़ और मैं बता दूं बेटा, इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड में इतना टाइम नहीं है आपके पास रिवाइज करने के लिए। तो इंटीग्रेशन जब आप करें तो बेसिक एक्सरसाइज करिए 7.4 जो फॉर्मूला बेस्ड है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा मत करिएगा। और जब आपके पास प्री बोर्ड के बाद टाइम मिले, या पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, अदरवाइज प्री बोर्ड के बाद प्रैक्टिस करेगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये देखिए 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया, ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 को हम 2 से कट कर देते हैं। और में ये डायरेक्ट हमें पता है ये इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो हमने इसको साइन इनवर्स एक्स लिख दिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। तो साइन इनवर्स ऑफ 1
इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2। तो 1 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। बोर्ड में भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब 3AB का डेटमेंट निकालना है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी कॉन्स्टेंट बाहर आता है ना, ज़्यादातर बच्चे इस पता क्या करेंगे, इस पर लिख देंगे इसको 3AB, जो कि गलत है। आपको याद रखना है कि जब भी कोई कॉन्स्टेंट बाहर आएगा तो उसकी पावर में आएगा ऑर्डर, और क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 हो गया, और AB के डेटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं डेटरमिनेंट ऑफ A इंटू डेटरमिनेंट ऑफ B। तो डेटरमिनेंट ऑफ A तो हमें -1 दिया हुआ ये, तो हम यहाँ पे इंटू, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, इंटू -1, और B का डेटरमिनेंट दिया 4, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -108 हमारा आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे ना, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ए सेट नहीं दिया हुआ कि किस पे बात कर रहा है, क्योंकि वैसे यहाँ पे 1 2 3 पे फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन ये, बट अगर ये नहीं दिया ए, तो ए में 4 एलिमेंट भी हो सकता था, तो उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। बट आप मान के चलिए कि अगर 1 2 3 है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हम कहेंगे है। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। और 1 2 2 3 है तो 1 3 आना चाहिए, तो ट्रांजिटिव तो बन रहा है बट सिमेट्रिक नहीं है। बट 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 3 चीज़ें पूछी जाए, कोई एक पूछी जाएगी। या ये रिफ्लेक्सिव है तो आप कहेंगे यस, सिमेट्रिक है नो, ट्रांजिटिव के लिए सारी कंडीशन चेक करी तो हाँ ये ट्रांजिटिव बन रहा है ना। एक बार अब गो थ्रू कर लेना, सारे पेयर बनने चाहिए, ठीक है। और बात देखते हैं इसका, कह रहा है कि ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं। पहली बात, 1 मार्कर में ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। ये एनवीएस का पेपर है, मे बी उन्होंने केस हिसाब से बनाया है, ये ऐसे बनता नहीं है। 1 मार्क में आपसे चेक वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट वाले पूछे जाते हैं जनरली, अच्छा पेपर वही माना जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या ये 1 to 1 फंक्शन है। तो 1 to 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम fx1 इक्वल टू fx2 रखेंगे। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो जब हमने सॉल्व किया तो x1 हमारे पास या तो x2 आएगा या x1 इक्वल टू -x2 होगा, और x1 की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो हम कहेंगे दो तो पॉसिबल होने पे 1 to 1 नहीं होता, तो कह देंगे इट इज़ नॉट 1 to 1 फंक्शन, नॉट 1 to 1 फंक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि aij इक्वल टू 0 है जब i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। तो अगर आप कोई भी मैट्रिक्स बने, पहली बात ये ऑर्डर भी मेंशन नहीं है कि कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, बट इतना बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर इसको मैं 2/2 ले लेता हूँ, तो ये कह रहा है कि जब आई और जे बराबर नहीं है, डायग्राम में तो आई और जे बराबर होते हैं ना, तो ये कह रहा है कि ये एलिमेंट 0 है हमारे जब आई और जे बराबर नहीं है। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब एलिमेंट 0 होते हैं, तो हम उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम कह देंगे ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हमने इसको नाम दे दिया। 7th क्वेश्चन, अब ये AI का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस कब चाहिए, 0 to 1। वैसे इसका ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बट मैं क्लियर करने के लिए आपको बताया था, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यानी एक तरह से ये पैराबोला बन रहा है, और जिसमें सिर्फ पॉजिटिव साइड ऑफ y चाहिए हमें, यानी ये चाहिए, और हमें इसको इंटीग्रेट करना 0 से 1। तो 0 से 1 जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली ये एरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे ये एरिया निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 to 1 सिर्फ y को इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट होगा। अब आपको पता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करेंगे, और 3/2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4/3, और अंदर से 1 आ रहा है क्योंकि 1 पुट करने पे एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 1 इज 1 होता है, और 0 पुट करने पे 0, तो इसका आंसर आ गया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक है कि भी क्या पूछा हुआ है क्लियर नहीं है, बट वैसे बताता हूँ कि इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट बताओ, तो ये होता है डेटरमिनेंट ऑफ a की पावर n, ये फॉर्मूला होता है इसका, n यानी इसका ऑर्डर, तो ये 3/3 का ऑर्डर है, ये 3 माना जाएगा, तो यानी 5 की पावर 3 हमसे पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट बताओ। अब कुछ बच्चे इसमें एडजॉइंट निकालेंगे और फिर डेटरमिनेंट निकालेंगे, बट उससे बेटर है आप पहले क्या करो, ए का डेटरमिनेंट निकाल दो। ए का डेटरमिनेंट कैसे आएगा, 9 - 2 - 11,
और एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसका डिटरमिनेंट होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n-1। अभी n होता है ऑर्डर, क्योंकि ये 2/2 का ऑर्डर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2-1 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आ जाएगा, यानी हमारा आंसर -11 आ जाएगा। तो देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, और 1 मार्कर में आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स लगने चाहिए, 15 to 20 मिनट्स, और ज़्यादा स्पीड पे भी मत करिएगा कि गलत हो जाए, ठीक है ना। डिग्री और ऑर्डर, डिग्री होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, सॉरी ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। और डिग्री हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक एंगल में हमारा डेरिवेटिव ना आए, तो क्योंकि यहाँ पे एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है तो हम कह देंगे इसकी डिग्री डज नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि एंगल में डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। डिग्री नॉट डिफाइन, ये आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे ये वाई होता या एक्स होता तो इसकी पावर देखी जाती, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता उसकी पावर को हम कहते हैं डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा हुआ है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस की वैसे पहचान होती है कि थ्रू आउट द पावर एक्स और वाई की 1 होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए बेसिकली, तो ये सेम पावर है, और एंगल डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है। अदरवाइज आप ऐसे चेक कर सकते हो कि एक्स की जगह के एक्स और वाई की जगह के वाई पुट करने पे अगर मेरे पास फंक्शन वापस आ जाता है तो हम कहते हैं यस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये पूछा जा रहा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर dy/dx होगा, तो आप इसमें जब x की जगह वाई एक्स पुट करेंगे, x की जगह के एक्स पुट करेंगे और y की जगह के वाई, तो आप देखोगे सेम फंक्शन आ रहा है, तो आप कहेंगे यस इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। 10th क्वेश्चन कह रहा है दोनों इक्वल है, तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो ith कंपोनेंट i के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अगला चलते हैं 11th। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए किसके, वेक्टर 3D के। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वेक्टर 3D के। तो कह रहा है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल है थीटा क्या होगा। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये दोनों कट गए तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, यानी हम कह सकते हैं tan थीटा 1 आ गया, तो थीटा हमारा 45 डिग्री हो गया। हमसे सिर्फ एंगल पूछा, एंगल क्या होगा, तो हम कहेंगे 45 डिग्री एंगल होगा। ओके, अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉमन है, आ सकता है कि पी की वैल्यू बताओ। ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, या आ सकता है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर आ जाता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट पर 0 करेंगे, अगर पैरेलल हैं तो इनके dr प्रोपोर्शनल कर देंगे। तो ith कंपोनेंट अपॉन इसका ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट अपॉन इसका jth कंपोनेंट, और kth कंपोनेंट अपॉन इसका kth कंपोनेंट। तो जब आप कंपेयर करोगे तो हम इसको कर लेते हैं, तो 3 = 1/p, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3, और ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 13। कह रहे हैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब इस वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर बनाओ। तो नॉर्मल वेक्टर कब बनाते हैं, जब हम इसको यूनिट वेक्टर बना देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 3, तो इसका मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर था, बट हमें इसको यूनिट नॉर्मल बनाना है, तो इसलिए नॉर्मल फॉर्म होती है जिसमें यूनिट नॉर्मल बन जाता है। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर बन गया, तो वो आ गई नॉर्मल फॉर्म द प्लेन। और उसके लिए मैंने क्या किया, 3 इसके मैग्नीट्यूड 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो 18 को 3 से डिवाइड किया 6, और इसको डिवाइड किया तो ऐसे आ गया। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा 90 डिग्री दिया हुआ है, बीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर 90 0, कॉस स्क्वायर 60 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा = 1। तो यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर गामा निकालने की कोशिश की, वो आ गया 1 - 1/4 यानी 3/4। तो कॉस गामा आ गया हमारे पास ±√3/2। अब यहाँ पे दो एंगल आ गए, तो बट यहाँ पे क्लियरली बोला कि थीटा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल में हमें पता है कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला एंगल ले लेंगे, यानी √3/2। अब कॉस की टेबल में √3/2 कब होता है, तो हम कहेंगे 30 डिग्री पे होता है, तो हमारा आंसर 30 डिग्री आ गया। अगर ये कहता है ऑब्ट्यूस एंगल निकालो, तो 30 डिग्री निकाल के 180 में से माइनस कर देते, तो दूसरा एंगल आ जाता 150, तो ऑब्ट्यूस ले लेते। और अगर कुछ मेंशन ना होता एक्यूट ऑब्ट्यूस, तो दोनों आंसर बताते कि 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों आंसर होंगे।
अब चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। ये 2 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, जैसे मैंने बोला था 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट 3 चैप्टर्स, 3 फर्स्ट सेकंड चैप्टर, 3 क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड 4 चैप्टर, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम कैलकुलस, और सॉरी 3 क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस, 5 क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर 3D और 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से होंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला हमें पता है। पी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। ये 0.4 दे रखा है, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 0.8 है, तो जब मैं 0.8 को उधर ले जाऊँगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8 जो आ जाएगा 0.32। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे इसको कैलकुलेशन मिस्टेक करके 3.2 लिख सकते हैं, जबकि गलत है। अब ध्यान से करना, 0.4 को अब लिख देना 4/10, 0.8 को लिख देना 8/10, तो 32/100 आ गया, यानी 0.32 आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ना PA इंटू PB जो है उसका प्रोडक्ट P ऑफ A इंटरसेक्शन भी आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर PA इंटू PB P ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हम यहाँ से क्लियरली मेंशन कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है। तो एक थ्योरम थी कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो नॉट A एंड नॉट B भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी ये जो रिजल्ट है ये आ जाएगा P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार के इक्वल। और P ऑफ A कितना है 0.5 को 1 में से माइनस करेंगे 0.5 और इसको माइनस करेंगे तो 0.75। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 5 इंटू 75, 5 है 25, 2 कैरी 375 और 0.375 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन 1000 आएगा। अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करता कि इंडिपेंडेंट है तो इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो। P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार का फॉर्मूला होगा P ऑफ A यूनियन B का होल बार, यानी 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो आप क्या कर सकते थे, दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड था PA PB और इंटरसेक्शन से P ऑफ A यूनियन B निकाल लेते ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है ना, तो इन दोनों को ऐड करते 0.75 और उसमें से माइनस कर देते 0.125। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 5, 10 में से गए 5 और उसके बाद 4 में से 2 गए 2 और ये हो गया 6, तो 0.625 माइनस करोगे तो 0.375 आएगा। तो दोनों से हमारा आंसर सेम आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके करने के, तो इस तरह से 16 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए विद इन 15 to 16 मिनट हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।